Orchid office is a plant, is a flower in which it is pollinated by wasp. इसको बोलते हैं कोल्पा ऑरिया by means of pseudo copulation. समझ में आ रहा है क्या? By means of pseudo copulation, क्योंकि ये जो आपको प्लांट है ऑर्किड ऑफिस, ये कलर अच्छे से विजिबल है क्या आप लोगों को? हाँ सर। एक नया, अच्छा सुहेल दोबारा ज्वाइन कर लेगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला? ऑफरिस व्हाट वी कैन से स्पेकुलियम और ऑर्किड ऑफरिस, बोलो ना। दिस इज पॉलिनेटेड बाय वेस्प। समझ में आ रहा है क्या? वेस्प नाम सुना आप लोगों ने? बोलो यार। ऑफरिस स्पेकुलम, इट इज पॉलिनेटेड बाय वेस्प। वो कुछ इस तरीके से होता है, बेचारा वेस्प की वहां पे गलत फहमी होती है, उसको ऐसा लगता है जो फ्लावर है ये उसका फीमेल पार्टनर है। समझ रहे हो क्या? उस वेस्प को, उस इंसेक्ट को ऐसा लगता है कि जो ऑर्किड ऑफरिस है, जो उसका फ्लावर का कुछ स्ट्रक्चर होता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन के टाइम, जब उसको पॉलिनेशन चाहिए होता है, तो कुछ स्ट्रक्चर वो मिमिक्स करता है। किस तरीके से? लाइक फीमेल वेस्प। क्या बोला मैंने? इट मिमिक्स लाइक अ, वो किधर है? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो आपके पास वेस्प है यहाँ पर, हाँ, इनका कुछ जो उसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ये फीमेल वेस्प की तरह बनाता है, और उस मेल को ऐसा लगता है कि हमारा फीमेल पार्टनर है, और उसके साथ वो क्या करता है? कॉपुलेशन करता है। लेकिन उसको बाद में मालूम चलता है कि ये तो मेरा पार्टनर नहीं है, ये कौन है? एक फ्लावर है। दैट्स वाई दैट कुछ सिमिलर अपीयरेंस जैसे उसके फीमेल वेस्प करते हैं, लाइक एट द टाइम देयर इज सम सेक्रेशन ऑफ केमिकल, सम ऑर्डर, सम अपीयरेंस, बिल्कुल उसके फीमेल वेस्प जैसा लगता है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? थ्रू सीडो पॉपुलेशन। जब तक उसको समझ में आती है कि ये तो मैं गलत फहमी में जी रहा हूँ, तब तक वो पोलिनेशन हो चुका होता है, उसके बॉडी में जो पोलिनेशन लगना होता है वो लग चुका होता है। क्लियर है क्या? सो इन प्लांट इट इज आल्सो काइंड ऑफ जूफिली, means done by animals. Orphis speculum, orchid office pollinated by wasp by pseudocopulation, क्योंकि जो उसका जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल फीमेल वेस्प की तरह होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिमिकरी, मींस कॉपी करता है। क्लियर है क्या? सो दिस इज डन बाय सीडो कॉपुलेशन। एक नेक्स्ट फ्लावर आपके पास रेफ्लेशिया, नाम सुना होगा आपने। इनका कुछ ऑर्डर ऐसा होता है, बेसिकली इट इज अ फॉल ऑर्डर लाइक रोटन मीट, एंड पॉलिनेशन इज ब्रॉट बाय कैरियन फ्लाइज, एंड सीड का डिस्पर्सल इसमें क्या होता है? एलिफेंट की तरह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जू कोरी बोलते हैं। सो सीड डिस्पर्सल डन बाय एलिफेंट, दैट वी कॉल एज जू कोरी, and in this pollination is done by carrion flies by attracting from these fall order of rotten meat. क्लियर है क्या? वैसे आप इस रेफ्लेशिया को इग्नोर कर सकते हो और ऊपर वाले को भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जानना जरूरी है, जब पढ़ रहा हूं तो जानना जरूरी है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली क्या होती है? राफ्लेशिया वापस बता दो ना एक बार। रेफ्लेशिया जो आपके पास फ्लावर जो ये प्लांट है, इनका पॉलिनेशन होता है
carrion flies के by carrion flies by attracting that fall odor that is from rotten meat like fall odor. उसकी जो बॉडी से जो उसके फ्लावर से स्मेल आती है वो कैसे आती है? सड़े हुए गोश्त की तरह, सड़े हुए मीट की तरह। उससे कैरियन फ्लाइज अट्रैक्ट होते हैं और उसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। क्लियर है क्या? वहां पे आएगा, उसके बॉडी में स्टिक होगी और फिर पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? एंड जब ये फर्दर फर्टिलाइज हो जाएगा, इसमें सीड का डिस्पर्सल होता है एलिफेंट के द्वारा। इसलिए एलिफेंट के द्वारा डिस्पर्सल को हम क्या बोलते हैं? ज़ूकॉरी बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको सारा चीज समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखाया है आपको। क्लियर है क्या? मीन अच्छे से क्लियर कंसेप्ट डबल डबल क्लिक हो जाएगी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली टाइप ऑफ कोरिलेशन व्हिच इज डन बाय वाटर ना? नहीं सर, बर्ड्स। Birds. हाँ, means ornithophily. The flower will be ornithophilous by sunbird as well as hummingbird in bignonia. क्या बोला मैंने? ऑर्निथोफिली में क्या होता है? बिग्नोनिया एक प्लांट है जहां पर सनबर्ड और ह्यूमिंगबर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। क्लियर है क्या? हाँ, हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अगर हनी बर्ड की तरह एक बर्ड और भी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हनी बर्ड। उसमें जो पॉलिनेशन एक बर्ड है दैट इज हनी बर्ड, वो जो पॉलिनेशन करता है वो किसका करता है? एक प्लांट है आपके पास, स्टेरेलिट्जिया। बोलो ना, इट्स स्टेरेलिट्जिया। बोलो ना। एक प्लांट है आपके पास बॉम्बैक्स, सिल्क कॉटन ट्री। क्लियर है क्या? ये सब के सब पॉलिनेशन कौन करता है? बाय हनी बर्ड। क्लियर है क्या? स्टेरेलिट्जिया। एक है बॉम्बैक्स दैट इज सिल्क कॉटन ट्री, जो कौन करता है? हनी बी के द्वारा इनका पॉलिनेशन होती है। क्लियर है क्या? जैसे मैंगो है, लीची है, ये होता है टर्माइट्स और एंड्स के जरिए। क्लियर है क्या? और क्राइजेंथेमम इट इज डन बाय स्नेल। क्लियर है क्या? यस सर। तो जब तक आप ये पॉइंट को कंप्लीट कीजिए। हुआ क्या? अच्छा, हम लोगों ने यक्का प्लांट के बारे में पढ़ लिया था, यक्का एंड प्रोनेबा इंसेक्ट। कौन सा सर? यक्का हाँ सर, प्लांट है पढ़ रहे। सर वो उसमें। मौत एंड यक्का का आपने हाँ रिलेशनशिप बताया था। हाँ हाँ, मौत एंड यक्का जो उसका कैसा था वो? ऑब्लिगेटरी।
ऑब्लिगेटरी था या वो था क्या फैकल्टेटिव था? Obligatory. Obligate. क्या मतलब? एक दूसरे Dependent on each other. एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकता। यस और नो? हाँ सर। अगर आप Yes, हो sir. तो मैं हूं तो आप है, कुछ इसी टाइप का रिलेशन है। क्लियर है क्या? हाँ सर। एक मैंने आपको टॉलेस्ट फ्लावर का नाम बताया था, और उसकी हाइट कितनी थी, वो फ्लावर का नाम क्या था, कौन बताएगा? 6 feet Amorphophilus. Amorphophallus. And the process of pollination is done by अरे बोलो तो सही। सर क्वेश्चन नहीं समझा। जो एमोर्फोफिलस फ्लावर है उसमें पोलिनेशन जो होता है वो कैसे होता है? Insect pollinated. वो हाँ, तो होता है, लेकिन बाय मीन्स एग्स ऑफ ले होते हैं ना सर उसमें। क्या होता है? एग्स ले करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कैसे? बाय मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ स्पेस टू To प्रोवाइड। lay eggs. हाँ, इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? नहीं सर, आपने नहीं बोला। मैंने लिखने के लिए बहुत पहले बोला बेटा। सर एक मिनट। अच्छा, अगर टर्माइट्स और एंड्स की जगह पॉलिनेशन हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? Myrmecophily. हाँ, मैं एकासिया और मैंगो लीची सब में कैसे होता है? मेरमेकोफिली होता है। एक होता है मेलेकोफिली या मेलमेकोफिली। ये क्या होता है? Snails के through. एग्जाम्पल क्राइजेंथेमम और लेमना। ये मैंने पहले ही लिखवाया था आपको, जब वहां पे हम लोग पढ़ाया था आपको। लिखाया था क्या? सर उधर नहीं लिखवाया था आपने। सर बस नाम लिखा है। नहीं बेटा, मैंने लिखवाया है। सर हमने डिटेल में खाली जूफिली तक ही पढ़ा था, उसके आगे नहीं पढ़ा था। उसी में एंटेमोफिली। अच्छा, तो आपको मैंने ज़ूफिली लिखवाया, एंटियम टर्माइट्स लिखाया, तो आप दो पॉइंट और एड्स कर लो। अच्छा, मिरमेकोफिली हो गया क्या? टर्माइट्स एंड एंड्स वाला। नहीं सर। टर्माइट्स एंड एंड्स किधर गया ये रहा ना। इसको आप लोग क्या जो है इसका लिख लो, मिरमेकोफिली। मिरमेकोफिली। ये तो है ना? बोलो तो। लो, सर हाँ यही सर। तो है ना मिरमेकोफिली। हाँ हाँ, और क्या था एग्जाम्पल है क्या आपके पास? क्राइजेंथेमम और स्नेल किसके लिए था आपके पास? द लास्ट वन मेलेकोफिली। मेलेको। बाय एंड्स एंड टर्माइट्स के लिए ना। हाँ, ये तो आपका ऊपर वाला हो गया। नीचे वाले के लिए क्या है आपके पास? बोलो ना। मैलिकोफिली। हाँ, मेलेकोफिली। मेलेकोफिली का दूसरा आपके पास दूसरा भी नाम है, मेलमेकोफिली। बोलो ना। मेलमेकोफिली। याद रहेगा क्या? यस सर। भूमिका इज नॉट स्टिल इन द क्लास।
लिखा क्या? सर हम लोग लिख लेंगे, वो घर पे आप पढ़ा दो। तो अभी कह रहे हो आप, उस टाइम से क्या बोल रहे थे आप? हैं? ये जो आपके एक्स्ट्रा लिखा हुआ, ये फिर आप कहाँ से लिखोगे? आप भेजोगे ना PDF? अरे तो ये साइड में जो एक्स्ट्रा लिखा है वो कहाँ से लिखोगे? तो ये तो लिखा हुआ है ना पहले से। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, वहाँ पे अलग चीज, यहाँ पे सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो एक्स्ट्रा है। जो उस सब काम बाकी काम छोड़ो, अभी लिखो उसको, जल्दी करो। पूरा वेट करवा लिया और अभी कह रहा कि सर मैं बाद में लिख लूंगा, सर बहुत टाइम चला जाता है लिखने में ही। तो यहाँ पे सामने होता तो सामने तो को लिखना पड़ता है ना। ये तो PDF इसलिए भेज रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। जल्दी करो बेटा, कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। अपने आप को पता है स्लो कर रहे हो आप लोग, अपने आप को लेजी बना रहे हो। कितने लाइन है इसमें आपके पास? 8-10 लाइन होंगे इसमें, वो भी इसमें 1-2 वर्ड्स के लाइन है, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड। लिखा क्या? सिर्फ मैंने यहीं तक लिखने के लिए बोला अभी तक। लिखा? हाँ, जब कंटेंट ज्यादा हो तो समझ में आता है कि हाँ कंटेंट ज्यादा है, बहुत सारा पढ़ाना है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। लिखा क्या? हाँ सर। सबने लिख लिया? अरे बोलो तो सही बेटा। हाँ सर। हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तनुश्री आपने लिख लिया था क्या? हाँ भूमिका? सर। भूमिका तो है नहीं, सबने लिख लिया? हाँ, तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन द एंजियोस्पर्म, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज यूनिक फीचर्स इन द फ्लावरिंग प्लांट बीन एंजियोस्पर्म। क्लियर है क्या? जिसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट होता है, और एक बार ट्रिपल फ्यूजन भी होता है। क्लियर है क्या? बेसिकली पहले हम लोग समझेंगे फर्टिलाइजेशन, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या होता है, द मीटिंग ऑफ or the fusion of male gamete and female gamete that we call as syngamy, and syngamy leads to fertilization. clear है क्या? syngamy means gametes का मिलना, that is called as syngamy, and जब fertilize हो जाए, जब वो मिल जाए completely, वो intermix हो जाए, that we call as fertilization। जब वो क्या कहलाएगा? जाइगोट कहलाएगा। क्लियर है क्या? इसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, अप्रोक्स हम लोगों ने सारे स्टेप थोड़ा सा पढ़ रखा है। पहला क्या होगा कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। कुछ याद है क्या आप लोगों को? पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, देयर इज अ जर्म पोर थ्रू व्हिच द पोलन ट्यूब मींस एन ट्यूब लाइक आउटग्रोथ कम्स आउट फ्रॉम द पोलन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। यस और नो? जहां यस पर सर। यस सर। ऐसे 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 प्लांट, ऐसे फिनोमेना जहां पर एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसोफोनस बोलते हैं, मोनोसी फिनस बोलते हैं। बोलो ना। लाइक इन कैप्सुला एंड मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होता है, उसमें एक ही पोलन ट्यूब का आउटग्रोथ होता है, जिसमें एक आगे आगे कौन जाएगा? जर्म सेल ना। वेजिटेटिव। अरे सब बोलो भाई। हाँ सर, वेजिटेटिव। हाँ, उसके पीछे पीछे कौन जाएगा? जर्म जनरेटिव सेल। सेल्स। मींस मींस 2 मेल गैमेट जो फाइनली जगह बनेगा। क्लियर है क्या? ये तो आपका क्या हो गया,
ऑन द वन पोलन ट्यूब इन कैप्सुला एंड मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, और इस तरीके के फिनोमेना को क्या बोलते हैं? मोनोसिफोनस बोलते हैं। क्लियर है क्या? एंड इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस जर्मिनेशन pollen grain absorbs moisture and sugar content from the एंथरना स्टिग्मा। स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा ही, अच्छा हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया था, पोलन पिस्टिल इंट्रोडक्शन, जहां से एक्सेप्ट, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां से आपको मालूम चला होगा कि वहां से वो एक्सेप्ट भी होगा, मींस आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा, या तो फिर वहां से उसको रिजेक्शन भी हो सकता है। लाइक इंटरव्यू देने के लिए गए, अब इंटरव्यू जो करने वाला है वो हमें एक्सेप्ट भी कर सकता है जॉब के लिए, या फिर हमें रिजेक्ट भी कर सकता है। तो सिमिलरली ये भी सब फिनोमेना है, यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप से काम होता है, जहां पर एक्सेप्ट भी कर सकता है, अगर कंपेटेबल हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया, नॉन कंपेटेबल हुआ तो रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके का फिनोमेना, आपको ये सारे टर्म्स एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है क्या? So मोनोसिफोनस इज अ फिनोमेना दैट ऑकरिंग इन एंजियोस्पर्म, जिसमें उसमें कैप्सुला भी है। कैप्सुला और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एक पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, जहां पर पोलन ट्यूब क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑकर्स। जहां पर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिफोनस। चाहे तो आप इसको अलग से लिख सकते हो, मोर देन वन पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, बताओ? पॉलीसिफोनस। हाँ, अच्छा एक बिफोर दैट एक आपके पास और भी है, जो बनाना आपका जो प्लांट है, इसमें पॉलिनेशन कैसे होती है, बोलो ना? सर उसमें भी एंटीमोफिली होता है क्या? एंटीमोफिली क्या होती है? विंड से बाय होता है ना। इंसेक्ट। बाय इंसेक्ट? नो, इट इज ऑर्निथोफिली, बर्ड्स के थ्रू होता है। इसमें बर्ड्स में आपके चाहे तो वो बर्ड्स हो या फिर बैट्स हो, जनरली ये बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। चाहे तो आप इसको ऊपर में कहीं लिख सकते हो, बनाना में पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, बैट या बर्ड्स के थ्रू, जनरली मोस्टली बाय बैट्स। देख लो, डू इट फास्ट। मैंगो के पास दो ऑप्शन है, विंड और इंसेक्ट, तो मोस्टली मेनली कैसे किसके थ्रू होता है वो, इंसेक्ट के थ्रू। क्लियर है क्या? लिखा कि नहीं लिखा? और देखो बेटा, सही चीज तो लिखना आप लोग। मैंगो क्या बोला आपने? मैंगो के पास दो ऑप्शन है, विंड और इंसेक्ट, तो मेनली वह इंसेक्ट के थ्रू होता है। ओके सर। एक मैंने आपको कुछ दिन पहले ग्रुप में मैंने कुछ चीज सेंड किया था, उसमें एक चीज था आपके पास कि जो नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, दे आर पोलिनेटेड बाई, अच्छा वो व्हाइट कलर क्यों होते हैं? सर क्योंकि वो उसको दिखने फिर, तो ताकि पिगमेंट बनाने में उसकी एनर्जी ना लॉस्ट हो। हाँ, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर व्हाइट इन कलर बिकॉज उनको क्योंकि उनका पोलिनेशन कब होता है, रात में होता है, बोलो ना? और इसलिए उसमें उसको मैंने आपको ग्रुप में सेंड भी किया था, हाँ सर। उसके कलरफुल एट्रैक्टिव पार्ट्स बनाने में, नेक्टर ग्लैंड्स बनाने में उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो, बोलो ना? हाँ सर। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली व्हाइट इन कलर एट they blooms at night generally. They do not have to waste the resource to secrete colored pigment to visible to insect. At night, white color refracts light, which makes them visible for pollination. And this is done Yes, by sir. moths. क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो यार। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे यहाँ पर, हाँ। तो हम लोग क्या बात किए, पॉलिसी फोनस, यस और नो? पॉलिसी फोनस में क्या होगा, एक से ज्यादा पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, बोलो ना यार? जैसे मालवेसी है, कुकर बिटेसी है, इन सब में क्या होता है, एक से ज्यादा पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, और इस कंडीशन क्या बोलते हैं, पॉलिसी
फॉर्नस कंडीशन। क्लियर है क्या? एज पोलन ट्यूब प्रोड्यूसेस एंजाइम, पोलन ट्यूब कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिनकी वजह से वो जो स्टाइल होती है स्टिग्मा के बाद वहां के कुछ टिश्यू को वो डाइजेस्ट करता है, जो इनिशियली कैसा होती है, सॉलिड होती है, और थ्रू दैट काइंड ऑफ डाइजेशन जो वो एंजाइम रिलीज करेगा वो क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा और उसके लिए क्या बनाएगा, वो पाथ बनाएगा। क्लियर है क्या? और जो स्टिग्मा होती है उनके पास जनरली बोरॉन प्लस कैल्शियम एक एसेंशियल होती है उसके पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए, और ये सब के सब कहाँ होता है प्रेजेंट, ऑन द स्टिग्मा। बोलो ना, ऑन द स्टिग्मा। यहाँ पे क्या होगा, बोरॉन एंड कैल्शियम, और ये टेम्परेचर पे लगता है जो फेवरेबल टेम्परेचर है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल पोलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाय जीवी एमएसी, ये एमए कह सकते हैं, इन अ प्लांट नेम पोर्तुलाका। क्या बोलते हैं, पोर्तुलाका। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है, जीवी एमए की इन पोर्तुलाका प्लांट। क्लियर है क्या? वन मोर इंफॉर्मेशन, लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब कहां पे होता है, जी मेज में। बोलो ना। क्लियर है सर, क्लियर है। इसमें कैसे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। है तो पूछ लो। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। पहला अपने पास क्या था, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्या है, पोलन ट्यूब की एंट्री कहां पर, ओव्यूल में। पोलन ट्यूब की एंट्री इन द ओव्यूल। एज वी नो, एज वी हैव रेड दैट पोलन ट्यूब विल एंटर इन द ओवरी। अपने पास अलग अलग इनके रास्ते होते हैं। क्या बोला मैंने, इनके पास अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे ही, अच्छा, पोलन ट्यूब की एंट्री जब होगी जब वो ओव्यूल कंप्लीटली मैच्योर हो चुका होगा। बोलो ना, बगैर मैच्योर किए हुए पोलन ओव्यूल में पोलन ट्यूब जाके क्या करेगा, ओनली द वेस्टेज ऑफ पोलन ट्यूब। सो कंप्लीट इंटरेक्शन जब भी होगी जब वहां पर वो कंप्लीटली जाएगा, उससे पहले कि वो पहले मैच्योर हो जाए। क्लियर है क्या? वहां पे हमने ना इनिशियल टाइम में कुछ पहले बात किया था ऑप्टियोरेटर्स के बारे में। These are the parts which help in guiding the passage of pollen tube. Yes or no? यस सर। So we have three paths, we have three options to the entry of pollen tube. पहला होता है porogamy. पहला क्या होता है, porogamy, where the pollen tube enters into the ovule through micropyle region, through micropyle, जहां पर इंटीगुमेंट्स प्रेजेंट थे। क्या बोलो ना, micropyle is a region where integuments are present, absent, and this is found in most of the angiosperm. एग्जाम्पल क्या आपके पास, कैप्सुला, ये टिपिकल एंजियोस्पर्म है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट आपके पास क्या है, चैलेजोगेमी। चैलेजोगेमी क्या है, नाम से मालूम चल रहा होगा आपको कि पोलन ट्यूब विल एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल ना, चलाजा सर। हाँ, तो इट विल एंटर थ्रू चलाजा लैंड। क्लियर है क्या? एक तीसरा मेथड आपके पास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तीसरा सिर्फ टाइप है इसलिए मैं लिखा है आपको, इट इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू इंटीगुमेंट्स। क्लियर है क्या? पोलन ट्यूब अंदर सर। अब पोलन ट्यूब वहां जाने के बाद पोलन ट्यूब कहां पहुंचेगा, एम्ब्रायो सैक के अंदर। समझ में आ रहा है क्या? थ्रू एग apparatus cell. So entry of pollen tube into the embryo sac, पहले तो ओव्यूल में पहुंचेगा, फिर कहां पहुंचेगा, वहां से एम्ब्रायो सैक में पहुंचेगा थ्रू एग apparatus that we call as synergids. क्लियर है क्या? synergids कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं। क्या बोला मैंने, it secretes some chemicals to help the filiform apparatus which attracts the pollen tube and guide the pollen tube to enter the embryo sac. Clear है क्या? So we can say pollen tube shows chemotropic movement in the ovary. बोलो ना। हाँ सर। वहां पे दो सिनर्जिड सेल होते हैं, उसमें से वन स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग। जैसे ही पोलन ट्यूब, मैंने कुछ आपको इस तरह के डायग्राम बना के दिखाया था क्या, बोलो ना।
हाँ फिलिफॉर्म एपरेटस था, और यहाँ पे क्या थे आपके पास? सिनेजिड्स थे, जिनमें से कोई एक क्या करेगा? डिजेनरेट करना शुरू करेगा। ये डिजेनरेशन जब होगी जब पोलन ट्यूब इनके पास आएगा, मींस एक एपरेटस के पास आ चुका होगा, तो ऑब्वियसली इनका एक आपस में इंटरेक्शन होता है, जिनकी वजह से क्या होता है? पोलन ट्यूब उनके पास आती है और सिनर्जिड्स डिजेनरेट होना शुरू करता है, और वही डिजेनरेटिंग सिनर्जिड्स उनको एक पैसेज प्रोवाइड करता है to enter the embryo sac. So the pollen tube enters into the embryo sac through the degenerating synergids. क्लियर है क्या? जैसे वो अंदर आएगा Clear है, sir. वहां पर क्या होगा? वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस विल डिजेनरेट। यस और नो? तो वेजिटेटिव सेल का काम यहीं तक था, वो आने के बाद इसको डिजेनरेट कर देगा और खुद डिजेनरेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? सर सर हाँ सर, बोलो सर। सर जो पॉलन ट्यूब है वो चलाजल ग्लैंड से आती है ना, लेकिन नहीं, जनरली वो मैक्सिमली एंजियोस्पर्म में आता है, पोरोगेमी मींस माइक्रोपाइलर एंड। क्योंकि हम लोग चलाजल ग्लैंड ही लिख रहे थे ना अभी तक। क्या लिख रहे थे? चलाजल ग्लैंड से पॉलन ट्यूब का एंट्री। कहाँ, मैंने कब लिखा है? बोलो। मेरे को ऐसे याद नहीं नहीं नहीं, अपने पास 3 मेथड है ना, एंट्री के 3 मेथड है, चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर, मेसोगेम, दैट इज नोन एज इंटीगुमेंट्स। तो मैक्सिमली एंजियोस्पर्म में ये वाला पाया जाता है, पोरोगेमी। चलाजोगेमी जो चला जो इसकी इस तरफ से एंट्री करेगा, और ये इस तरफ से एंट्री करेगा जहां पर इंटीगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं। बोलो ना, ये लिखा है ना मैंने, पोरोगेमी, चलाजोगेमी और मेसोगेमी। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर हाँ, इसमें जो सिनर्जिड्स है वो जब पोलन ट्यूब से इंटरेक्शन हो जाता है तब डिजेनरेट करते हैं कि उसके पहले से? देखो इंटरेक्शन तो यहाँ पर होती है ना, पोलन ट्यूब का इंटरेक्शन तो यहाँ पर होती है स्टिग्मा में। हाँ तो जब कंपेटेबल होगा तभी उसको उसका फर्दर डेवलपमेंट होने देगा। कंपेटेबल होगा ही नहीं, एक दूसरे से एग्रीड होगा ही नहीं, उनके स्पीसीज का होगा ही नहीं, तो ग्रोथ करने देगा ही नहीं, इंटरेक्शन होगा ही नहीं। समझ रहे हो सर क्या? नहीं मतलब, हाँ सर वो समझा, लेकिन जब पोलन ट्यूब आ जाएगा एम्ब्रियो हाँ सैक के बाजू में, तो वो हाँ, सिनर्जी के साथ इंटरेक्शन कर देगा तब वो डिजेनरेट करेगा कि उसके आते नहीं नहीं, टाइम में वो कर देगा? जैसे इनके पास फॉर एग्जांपल ये अपने पास क्या है? सिनर्जिड्स है ना। अब हाँ मान लो पोलन ट्यूब पे आ चुका है, तो इनके आने से ना क्या होता है कि सिनर्जिड्स, मैंने जैसे उसमें साफ पॉइंट लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है इसमें, कि जैसे ही ये इसके पास आता है, हाँ समझा। हाँ, नियर द एग एपरेटस, जैसे उसके पास आता है, द वन ऑफ द सिनर्जिड्स, क्या लिखा है? एनी वन सिनर्जिड्स, दोनों में से दो होते हैं यस ना, दोनों में से कोई एक स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग। दोनों नहीं करेगा, सारे करेंगे लेकिन वो बाद में करेंगे, क्योंकि अभी इसका काम है, उसको रखना है, बहुत सारा उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जो आपके पास पोलन ट्यूब की टिप होती है, दैट स्वेल्स एंड बर्स्ट एट दैट रीजन आफ्टर रीचिंग इनसाइड द एम्ब्रायो सैक ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। क्लियर क्या? वहां से मॉइस्चर उसको लेकर के एब्जॉर्ब करने के बाद वो बर्स्ट होती है, जहां से क्या होती है? पोलन ट्यूब रिलीजेस इट्स ऑल कंटेंट, like we can say both male gamete inside the degenerating synergids of the embryo sac. Clear है क्या? So there is two dark granules during this process. अब वो क्या क्या हो सकते हैं? These are degenerating synergids. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? X bodies बोलते हैं। They are 2 in number and both are X bodies. इसमें से X bodies क्या क्या होती है? एक ट्यूब न्यूक्लियस होती है, दूसरी क्या होती है? सिनर्जिड न्यूक्लियस होती है। बोलो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बॉडीज बोलते हैं, मींस 2 डार्क ग्रेन्यूल्स। क्लियर है क्या? अरे बोलो तो सही, हाँ सर। कोई डाउट है इसमें? अरे आप लोगों को एनर्जी लेस लग रहा है यार, यू आर लुकिंग नॉट नहीं एक्टिव। सर, रितिका, आपकी आवाज में सब सब सारा एनर्जी खत्म हो गया क्या?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ये अब समझ में नहीं आ रहा है? समझ रहे सर? पक्का? यस सर। क्या बोरिंग तो फील नहीं कर रहे हो? क्या सर? बोरिंग फील कर रहे हो आप लोग क्या? नहीं सर। ये पेज वापस समझाओ ना एक बार। ये वाला हाँ मैंने बोला कि जैसे वहां पर सिनर्जिस डिजेनेट करेगा, उसके थ्रू क्या करेगा, पोलन ट्यूब अंदर जाएगी, और वहां पर क्या हो चुका होता है, वेजिटेटिव सेल डिजेनरेट हो चुका होता है। क्लियर है? क्योंकि उसका काम आगे काम कुछ नहीं है। मैंने पहले बताया था ना कि वहां पहुंचने के बाद इसका काम क्या होता है, गाइड करना वहां तक, कैरियर, एक तरह का कैरियर का काम होता है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था। हाँ मैंने कुछ इस तरीके से आपको समझाया था कि देखो वो ये बोलेगा भाई मेरी आगे औकात नहीं है, तू आगे जा, आगे तेरा काम है। ऐसा कुछ मैंने बोला था क्या? हाँ सर। हाँ, तो सेम कुछ यहाँ पर होती है। क्या करेगा वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव ट्यूब, वो डिजेनरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, बाद में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स बॉडीज बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब वो पोलन ट्यूब वहां पे जाएगा, जो उनके टिप्स होंगे दैट विल स्वेल एंड बस्ट आउट आफ्टर रीचिंग द इनसाइड द एम्ब्रायो सैक ड्यू टू एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर है क्या? सो हाँ जब वो बस्ट कर जाएगा तो उसके अंदर क्या होती है, मेल गैमेट्स होती है ना, वो उनको अपने पोलन ट्यूब के सारे कंटेंट को डिस्चार्ज कर देगा, मींस रिलीज कर देगा इनसाइड द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड ऑफ द एम्ब्रायो सैक। फिर यहां के बाद वो आगे फर्दर जाएगा। क्लियर है? एट द टाइम देयर इज अपीयरेंस ऑफ टू डार्क ग्रेन्यूल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेटिंग सिनर्जीज बोलते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बॉडीज बोलते हैं। दे आर टू इन नंबर एंड बोथ आर एक्स बॉडीज। और एक्स बॉडीज में क्या क्या होते हैं, एक होते हैं डीजेनरेटिंग ट्यूब और द ट्यूब न्यूक्लियस, degenerating tube nucleus, and the second one is the degenerating synergic nucleus. बोलो ना? क्लियर है सर, क्लियर है। डीजनरेटिंग साइनर्जिट को एक्स बॉडीज बोलेंगे या? इसी बहुत एक्स बॉडीज को हम लोग क्या, इसी जो आपके पास ट्यूब, जो भी आपके पास ये डिजेनरेटिव न्यूक्लियस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बॉडीज बोलते हैं, डार्क ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। समझ रहे हो क्या? अरे बोलो तो सही। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर तो उन्हें खाली नेम दिया है क्या, हाँ, एक्स उनको बॉडीज करके? इन डिजेनरेटिंग बॉडीज को एक्स बॉडीज कहा गया है, आई थिंक ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप। क्लियर है क्या? क्लियर है हाँ सर। सर। जल्दी लिखो। ये लिखा था क्या आप लोगों ने? तो यहाँ से लिखना है, जल्दी लिखो। सर आप पढ़ा दो ना, हम लोग लिख लेंगे बाद में सर, क्योंकि फिर बहुत टाइम चला जाता है उसमें। हेलो सर। नहीं मेरे पास नहीं सर, अब भी लिख लेते नहीं। हैं। क्या कह रहे हो? अरे बोलो तो। अच्छा, नहीं लिखना है आप लोगों को, चलो कोई नहीं। फिर बाद में मेरे से बाद में मेरे से ये मत कहना कि सर ये क्या है, ये क्या है, मैं बाद में नहीं बताऊंगा, मैं वैसे बहुत बिजी रहता हूँ। सर लिख रहे हैं सर। सर लिख रहे हैं। कितना टाइम लोगे? आधा घंटा? कम टाइम लोगे तो मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज फिर मैं नहीं दे रहा। कितना टाइम लोगे आप लोग? 2 मिनट? रितिका? हाँ सर, हो जाएगा। 2 मिनट में? सर ये पेज ना। अच्छा, 2 मिनट में आप सर ये वाला पेज लिखोगे? बहुत बड़ा मारूंगा मैं अभी। तो 2 मिनट में तो ये वाला पेज ही होगा ना, डबल फर्टिलाइजेशन से। अरे यार, इतना आप लोग स्लो लिखते हो क्या? हम लोग तो पूरा बड़ा बड़ा बोर्ड छाप लेते थे 1 मिनट में। तो स्पीड बहुत स्लो है यार। चलो कोई नहीं, आप लोग को दोबारा हो जाएगा। हाँ, मैंने क्या बोला आपके पास, जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है, जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द बोथ पोलर न्यूक्लियाई व्हिच इज प्रेजेंट एट द सेंट्रल सेल। कहां पे होता है प्रेजेंट? सेंट्रल सेल में जो प्रेजेंट होती है, दोनों के दोनों ये पहले n+n के फॉर्म में होती है। बोलो ना, 3 सेल हाँ ऊपर थे, 3 सेल ऊपर थे, 3 3 6 और 1 7,
तो 7 celled 8 nucleated condition, बोलो ना, 7 celled 8 nucleated condition is the characteristic features of higher plant, that is the angiosperm, बोलो ना. So during fertilization both polar nuclei will fuse and form a diploid nucleus which later we call as secondary nucleus or definitive nucleus. क्लियर है क्या? जो हम लोगों ने यहाँ पर दो मेल गैमेट्स को रिलीज किया था, अब उनमें से एक को हम लोग क्या करवाते हैं, एक से फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, which is present in the egg apparatus, which is the large cell in the embryo sac. Yes or no? So out of the two male gamete, one male gamete plus egg cell, it will form a diploid zygote by the process of syngamy. Means इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम लोग? syngamy बोलते हैं. And this syngamy leads to fertilization. Yes or no? Yes, sir. This syngamy leads to fertilization. Clear? So this is called as true fertilization, since the male gamete and female gamete is going to be fertilized and result in a formation of diploid zygote. And this kind of phenomena is discovered by a scientist named Strasburger in Monotropa. किसमें? मोनोट्रोपा एक प्लांट है, उसमें इसको मिला था, इसलिए साइंटिस्ट कौन था? स्ट्रोसबर्गर. और इस स्ट्रोसबर्गर को हम लोगों ने इससे पहले भी नाम सुना है, वो वाला बर्गर नहीं जो आप लोग खाते हो, वो वाला नहीं, ये साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रोसबर्गर. क्लियर है? जो आउट ऑफ 2 में से जो आपका सेकंड मेल गैमेट है, इट विल फर्टिलाइज विथ फ्यूज विथ डिप्लॉइड सेकंड न्यूक्लियस, जो हम लोगों ने अभी जस्ट पहले पढ़ा. कौन सा? ये वाला. इससे वो फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? ट्रिपल फ्यूजन कराएगा. बोलो ना. हाँ सर, समझ. इट विल फॉर्म ट्रिपल फ्यूजन. ये एक फर्टिलाइजेशन है. दिस इज वन फर्टिलाइजेशन. मैं बार बार कह रहा हूँ सुजाल, दिस इज वन फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज वन फर्टिलाइजेशन. तो 2 फर्टिलाइजेशन हो गया क्या? हाँ. बोलो ना. अरे बोल तो सही भाई. समझा. सो वी कैन से, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं. और ये पहले 2n थे, अब ये 3n हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं. और लेटर इट इज डेवलप इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन के नाम से जानते हैं. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन के नाम से जानते हैं. एज fertilization taking place twice at a time in angiosperm, that's why we call it as double fertilization and triple fusion. क्लियर क्या? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? एक वो वाला फर्टिलाइजेशन और ये ट्रिपल फ्यूजन. क्लियर है क्या? दिस इज द स्पेसिफिक और यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, और वी कैन से अ यूनिक इवेंट टू द फ्लावरिंग प्लांट और द एंजियोस्पर्म. क्लियर है क्या? सो देयर विल बी फाइनली 5 सेल, 5 न्यूक्लियाई एंड 3 गैमेट्स. आप लोग कैसे बताओगे मुझे ये वाला बात? बोलो ना. अरे मैंने बोला कि ये 5 है. कैसे 5 है? कैसे 3 है? एनीवन? मैंने बोला 5 + 3. तो बीच में एक फ्यूज हो गया तो एक न्यूक्लियर बना. मैंने बोला कि 5 न्यूक्लियाई + 3 गैमेट्स. मुझे इसका कैलकुलेशन चाहिए. तनुश्री आप बताओ. तनुश्री हाँ सर. बोलो. अरे बोलो तो. श्योर नहीं हूँ. श्योर नहीं हूँ. आरब? सर मैं तो अभी अभी ज्वाइन किया तो मेरे को ज्यादा समझ नहीं आ रहा. समझ में नहीं आ रहा है? आप रिकॉर्डिंग भेजना ग्रुप में. रितिका? हाँ सर. सो 5 न्यूक्लियर, एक तो सिनगैमी की वजह से 2 न्यूक्लियस जो फ्यूज हुए, और ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियस, तो 5 न्यूक्लियर उसकी वजह से. क्या? हाँ. 3 गैमेट. सर वो 1 मिनट. सर 2 मेल और 1 फीमेल. सर मतलब एक एक्स 2 कोलन. क्या एक एक्स है? सर 2 मेल गामेट 1 फीमेल गामेट, 3 हो गया. हाँ सर. हाँ. मैंने बोला 5 न्यूक्लियाई से क्या मतलब है?
सर पोलर न्यूक्लियाई का 2 आ जाएगा, एक वो जो मेल गामेटोफाइट रहेगा उसके 2 आ जाएंगे, और फिर एक एक्सेल का 1 आ जाएगा। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, इट इज 5 न्यूक्लियाई एंड 3 गैमेट। इन 5 में से 3 तो गैमेट आपको समझ में आ रहा है, इन 5 में से 3 क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। दूसरा 2 क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इसके बारे में सवाल पूछा गया कि 5 जो न्यूक्लियाई हो, 5 न्यूक्लियाई में कौन कौन से आते हैं। क्लियर है क्या आप लोगों को? अरे बोल तो दे Yes, sir. भाई। तो 5 न्यूक्लियर का क्या आंसर था? बेटा 3 गैमेट है ना, प्लस 2 सेंट्रल सेल, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई। 3 to 5 नहीं हो गया? तो लेकिन वो फ्यूज होके एक नहीं हो गया क्या पोलर न्यूक्लियाई का? ओहो, सारे के सारे हैप्लोइड न्यूक्लियस है ना, हैप्लोइड न्यूक्लियाई है ना। हाँ हाँ तो फिर तो 5 न्यूक्लियर हो गया ना, और 3 गैमेट के न्यूक्लियर, गैमेट भी तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है उसमें। हाँ 3 गैमेट के और 2 से न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियाई के, 5 हो गए ना। जब बात फर्टिलाइजर हो गया बाद में अलग सेल बनेगा वो अलग बात है, लेकिन इसमें कितने से इन्वॉल्व हुए हैं, पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजर आप कंप्लीटली देखोगे तो। हाँ सर, समझा। समझा सर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? आरब क्लियर हो गया आपको? आरब हाँ सर। क्लियर हो गया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा हो गया। हाँ, सो जाइगोट इज फॉर्म बाय ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगेमी, और उससे उस सिंगेमी उस फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा आपके पास, एम्ब्रायो बनेगा। बोलो ना। अब जब एम्ब्रायो बनेगा तो आपके पास जो ट्रिप्लेट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, पेन था, जो फॉर्म हुआ था इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पीएससी का मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बोलो ना, ये पैक का फुल फॉर्म ये हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सो बाय ट्रिपल फ्यूजन ये का प्राइमरी ट्रिपलेट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, जहां पर सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है, जो कि फर्दर डेवलप होने के बाद क्या क्या बनाता है, ये एंडोस्पर्म बनाता है, विच इज यूज्ड एज न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। अच्छा ये बताओ मुझे, आप लोग मुझे ये बताओ कि पहले एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा या फिर पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा? एंडोस्पर्म। पहले एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म। होगा। क्यों? न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म देना था। एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा ना। हाँ, तो एनसेट ने एक सवाल पूछा था क्यों होता है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो उसका रीजन आपने बता दिया, तो मैं दोबारा मैं शायद मुझे नहीं बताना चाहिए, आई होप सो। हाँ, इसमें कुछ आपको नोट्स डाल के कुछ पॉइंट लिखना है। नोट्स ये है कि जो आपके पास एंटीपोडल 3 सेल्स थे ना, एंड द रिमेनिंग सिनर्जिड्स ऑल डिजेनरेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर, कोई डाउट इसमें? एट दिस टाइम द जाइगोट obtains from nutrition from these degenerating cells। बाद में किससे लेगा, एंडोस्पर्म से लेगा ना, लेकिन एट दिस टाइम वो किससे लेगा, डिजेनरेटिंग सेल से लेगा। क्लियर है? now the zygote taking nutrition from the degenerating cell, that is the antipodals plus synergids। yes or no? यस। अरे सबके लिए समझा। समझने के लायक है कि नहीं यार? हाँ सर। तो आप लोग जोर से बोलोगे क्या, चीख के बोलोगे? समझा सर। हाँ, एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी मेरे को। समझा सर। हाँ, जितना चीख सकते हो चीखो ताकि मेरा कान फट जाए, ठीक है ना। सो द फर्टिलाइजेशन इन विच द नॉन मोडाइल मेल गैमेट इज कैरिड टू फीमेल गैमेट थ्रू पोलन ट्यूब। इस तरीके के फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, साइफेनोगैमी बोलते हैं। साइफेनोगैमी इज अ प्रोसेस, इज अ फिनोमेना इन विच taking place in fertilization where the male gamete is carried to female gamete through pollen tube। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, साइफेनोगैमी बोलते हैं। क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। किसी के लिए कोई डाउट की बात है? नहीं सर। हाँ, अब आए क्या, कोई बोल रहा है? हाँ,
तो आज हम लोग बात करते हैं कि पोलैंड ट्यूब किस तरीके से एंट्री करके वो किस तरीके से फर्टिलाइजेशन करता है। जैसे आपके पास सेंटर में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, मीन सेंट्रल सेल में क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई। और जो आपके पास एग apparatus है वहां पे एक होगा लार्ज वाला सेल, एग सेल, दो सिनर्जीज होंगे। तो पोलन ट्यूब बर्स्ट करता है और अपने दो गैमेट्स को रिलीज करता है। क्लियर क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको दो गैमेट, दीज आर द स्पर्म्स और वी कैन से द मेल गैमेट्स। अरे बोलो तो भाई। हाँ हाँ, उसके बाद दोनों में से एक जाएगा एक के पास मुलाकात करने के लिए, एक जाएगा कहां पर, सेंट्रल सेल के पास मुलाकात करने के लिए। ध्यान रहे कि इनके कोई भी कुछ नहीं हुआ है, एंटीपोडल्स को कुछ नहीं हुआ है। सो जो यहाँ पर मुलाकात होगी एग apparatus के पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगेमी। दो गैमेट्स का मिलना, दैट बी नोन एज सिंगेमी। एक सेल और मेल गैमेट का मुलाकात को क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। जहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनाता है वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। जो सेंटर में आपके पास सेल अवेलेबल थी, इससे एक मेल गैमेट मिलेगा, टू फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन गैमेट, इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन that leads to double fertilization. Antipodals and seronides are degenerated here. और जो यहाँ पे जो आपको जाइगोट बनेगा, it is in 2n form and it is in 3n primary endosperm nucleus. So these are the ways of double fertilization and the male gamete का release. Clear है क्या? क्लियर है सर। कोई डाउट किसी को? नहीं। आरब, अरे आप थोड़ा जोर से बोल लो भाई। नहीं सर। देखो अभी एक ही बोला, तो बोलना था क्या? जोर सबको बोलना था, जोर से। हाँ, इसके बाद अब ये तो था फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर में, इनिशियल वर्टिकन से इनिशियल फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि जो हम लोग देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन के रेफरेंस को लेके देखते हैं। फर्टिलाइजेशन से का रेफरेंस लेके देखने का मतलब क्या होता है कि कुछ फर्टिलाइजेशन से पहले डेवलपमेंट होगा, दैट विल बी नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। कुछ फिर फर्टिलाइजेशन होगा। प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में क्या होगा आपके पास तनुश्री? तनुश्री Yes, sir. प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में क्या होगा? इसका मतलब आप लोग झूठ बोलते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। पढ़ा है सर। नहीं पढ़ा फिर क्या होता है बताओ? फ्यूजन होता है ना। वाह, वेरी गुड, शाबाश। आपको नोबेल प्राइज भेज दो क्या, पार्सल कर दो अभी? समर्थ आप बताना। सर गैमेट का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ट्रांसपोर्ट होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस। हाँ देख लिया, फिर कह रहे हो कि गैमेट का ट्रांसफर होता है, बहुत अच्छी बात है ना। इसलिए आपका सर नोबेल प्राइज। मम्मी कसम मैंने नहीं देखा। अरे बेटा कसम खाने की कोई जरूरत नहीं, बोलते तक आती है, ठीक है, कसम की जरूरत नहीं। समझ रहे हो क्या? छोटी छोटी बातों पर कसम नहीं खाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो सारा का सारा प्रोसेस जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, मींस गैमेट का प्रोसेस होगा, गैमेट बनने का प्रोसेस, गैमेट मतलब कि इनडायरेक्टली वी कैन से गैमेटोजेनेसिस होंगे। फिर उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। समझ रहे हो क्या आ रहा है? मींस सिंगेमी से पहले पहले वो सारा का सारा प्रोसेस किसमें आएगा, फर्टिलाइजेशन से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसे हम लोगों ने बात किया डबल फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर कुछ डेवलपमेंट होगा, उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। क्लियर है क्या? इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो के तौर पर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, इसलिए एनसीईआरटी में इस तरीके से डिस्क्राइब्ड है। क्लियर है क्या? सो इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इवेंट्स का फॉर्मेशन होता है। सो पहले क्या होता है, पहले हम लोग बात करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर क्या होगा, एंडोस्पर्म फॉर्म्स द फॉर्म्स बिफोर एम्ब्रायो सैक। व्हाई? क्वेश्चन। आप लोग It बोलने can से, provide nutrition to embryo sac. हाँ आप लोग बोलने से ना पहले ही माइक ऑफ कर लेते हो। हाँ, so primary endosperm cell divides repeatedly, means we can say FND. FND क्या होता है आरब? Follicular division. FND क्या होता है आरब? आरब नहीं पता सर। नहीं पता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, अरे बचपन में पहले पढ़ा हुआ ना अर्लियर क्लासेस में। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 11th में पढ़ोगे आपने, जहां पर साइटो कैरियोकिनेसिस फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस ना तनुश्री? रितिका
सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा? क्या पूछा सर? एफएनडी में क्या होता है? कैरियोकिनेसिस फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस ना? नहीं होता, खाली कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। मींस ओनली न्यूक्लियस डिवाइड करता है। इनकम्प्लीट माइटोसिस होता है। हाँ, तो इट इज एफएनडी। तो क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म टिश्यू। क्लियर? पहले सेल था, अब क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा, विच स्टोर्स फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड इट इज यूटिलाइज्ड बाय एम्ब्रायो ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट देन एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। इनिशियली क्या होगा? पहले जब एम्ब्रायो डेवलप कर रहा होगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा तब तक तो ये इसको यूज करेगा। उसके बाद फिर क्या कब यूज करेगा इसको? कुछ सीड क्या होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाती है, दोज आर नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मींस सारे के सारे वो एंडोस्पर्म के दौरान ही, मतलब कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही सारा खत्म कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद मींस उसके बाद भी कुछ में रह जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सो दीज आर नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड। हाँ सर। So these food materials, these endosperm is utilized by embryo during early development, then at the time of seed germination, means बीच में कुछ gap होगा। क्लियर है क्या? So food is present in the endosperm that is used as nutrition. क्लियर है क्या? वैसे अगर बात किया जाए, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म होता है। पहला क्या है आपके पास? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर आपने नाम सुना होगा कोकोनट का, अगर आपने पानी पिया होगा, तो पानी क्या होता है? वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होते हैं। फिर फर्दर बाद में जाके क्या बनता है? उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, फिर वो कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर का एक रूप लेता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट कर्नेल बोलते हैं। Yes, क्या sir. बोलते हैं? व्हाइट कर्नेल White बोलते kernel. हैं। जहां पर क्या होता है? इनिशियली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस एफएनडी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल where it forms a multinucleated endosperm which is formed, and these are the free nuclei, means thousands of nuclei are present at this region, और इसमें से कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है। क्लियर है क्या? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा था। क्लियर है क्या? ये सर यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, ध्यान रखना। तो ये सेम चीज है, मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। क्लियर है क्या? हाँ सर। So here it will take cytokinesis takes place later. It will take cytokinesis takes place later. So multicellular endosperm is formed at a maturity. Means अब ये सेल का फॉर्मेशन लेगा, मीन्स एक स्ट्रक्चर बनेगा। कोकोनट में जो वाटर होता है वो क्या होता है? फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। क्लियर है क्या? लेटर सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और वो एंडोस्पर्म के क्या बनेंगे? सेलुलर का फॉर्मेशन लेगा। और उस सेलुलर एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? जो व्हाइट से आपको व्हाट वी कैन से गुद्दा टाइप का जो होता है White व्हाइट सा, kernel. हाँ, वो क्या होता है? व्हाइट कर्नल होता है। इस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज जनरली फाउंड इन डाइकोट। यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्या है? साइटोकिनेसिस है। क्लियर है क्या? So this type of endosperm, nuclear endosperm या free endosperm free nuclear endosperm, these are found in dicots or we can say polypetally. बोलो ना? Nuclear endosperm is also present in capsula. बोलो ना? And this is a type of angiosperm in most common in Angiosperm. हाँ। क्लियर है क्या? हाँ सर। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं, क्लियर नहीं है सर। हाँ, दूसरा होता है आपके पास सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है? वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये इनिशियली ही क्या कैसा होता है? ये सेलुलर के फॉर्म में ही होता है। सो इन दिस एंडोस्पर्म दे आर फाउंड इन गैमेटोपेटलस ग्रुप, जहां पर पेटल्स वगैरह फ्री होते हैं ना, फ्यूज्ड होता है। हाँ। सो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस साइटोकिनेसिस एंड फॉर्म एंडोस्पर्म। दिस रिमेन्स सेलुलर फ्रॉम द बिगिनिंग, मींस इसमें कोई वाटर का फॉर्मेशन होगा नहीं। क्लियर है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म। जहां पर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसका मतलब वहां पर वाटर का फॉर्मेशन जो कि कोकोनट में ऐसा होता है। क्लियर है क्या? जैसे कुछ आपके पास सीड है, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लाइक इन पी,
ग्राउंडनट, बीन्स बिफोर सीड मैच्योरेशन। क्लियर है क्या? बट इट परसिस्ट इन सम ऑफ मैच्योर सीड लाइक कैस्टर और कोकोनट। बोलो तो यार। सर कोकोनट में सेल्यूलर और न्यूक्लियर दोनों एंडोस्पर्म पाए जाएंगे ना? हाँ, तो अभी आपने हाँ। देखा होगा, अगर पानी नारियल कोकोनट वगैरह पर यूज किया होगा, उसमें क्या होता है, पानी भी होते हैं और अंदर हाँ। कर्नल भी होते हैं। यस सर। हाँ, अगर वो सिर्फ पानी चाहिए तो सिर्फ उसको बोलो कि सिर्फ मुझे पानी चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है, व्हाइट कैनल थोड़ा सा हाँ सर। होता ही होता है। कम होता है, ठीक है, आप कम ही खा लेना, ठीक है ना बस। ऐसा सौ ज्यादा वाला अच्छा लगता है। तो जो फायदा पानी में होता है वो उसमें नहीं होता है ना। कोकोनट मतलब कि नेचर इस हिसाब से बनाया है कि आप कोकोनट को कहीं पे भी उगाओ, वो आपको मीठा ही पानी देगा। समझ में आ रहा है क्या? ये होता है नेचर की फिनोमेना। सो डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रा इन डाइकोट। अब लोग बात करते हैं कि डाइकोट्स में, अब डाइकोट और मोनोकोट में इम्ब्रानिक डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, तो वो देखते हैं। क्लियर है क्या? हाँ। इम्ब्रा डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर रीजन एट द both these are the general features which are found in both dicot as well as monocot. Clear है क्या? Embryonic development starts at a micropylar सर हाँ सर। सर लेकिन फंक्शनल मेगास्पोर तो चलाज़ल एंड में होता है ना, तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक माइक्रोपाइलर में कैसे डेवलप होगा? अच्छा, इम्ब्रा से कहाँ पता प्रेजेंट? क्या सर? इम्ब्रा से कहाँ 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 प्रेजेंट होता है? ओव्यूल के अंदर नहीं, कि कौन से एंड से? माइक्रोपाइलर की तरफ। एक एग एपेरिस कहाँ पर था? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। आपके डाउट का जवाब मिल गया आपको? हाँ सर, समझा। मतलब पता होता है मतलब भूल जाते हो ना? सर नहीं, सर वो को कंफ्यूजन था कि नहीं नहीं, मैंने आपको अपना अपना एनसीईआरटी आप लोग चेक कीजिए, मतलब अपना नोट चेक कीजिए, उसमें लिखा होगा आपको ना। हाँ सर, समझा। चलाजेल एंड पे तो वो होता है ना, डिजेनरेटिंग एंटीपोडल्स होते हैं हाँ सर सर। जो आगे चल के डिजन करने वाला है। और अगर आप लोग एनसीईआरटी देखिएगा ना, तो मैंने आपको बताया था कि ये उल्टा हो जाता है। समझ रहे हो क्या? एंटीपोडल्स हमेशा हाँ। चलाजेल एंड पे होंगे। यस सर, समझा। हाँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। लेकिन जो सारे के सारे डिजेनरेट हुए थे वो कौन से थे? माइक्रोपाइलर एंड। लेकिन जब ये डिवाइड हुआ था ना कुछ इस तरीके से, मैंने आपको बताया था। आरब देखो आपके लिए कुछ काम की चीज है, देखो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था, 4 थे ना उनके पास आरब, ये पहले 3 डीजेनरेट होते हैं, बोलो ना। और ये वाला है माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला है चलाजेल एंड। जो ये वाला चलाजेल है ये होता है फंक्शनल, बोलो ना। अब ये थोड़ा सा साइज में इनलार्ज होता है और ये डेवलप करने लगता है, बोलो ना। जब ये डेवलप करेगा तो यहाँ पे 2 सेल बनेंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। अब कहा आपके लिए, कहा आपके पास कहाँ से नया आ गया चलाजेल एंड, कहाँ से आ गया माइक्रोपाइलर एंड, बोलो ना। अरे बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ, तो ऊपर वाला क्या है आपके पास? माइक्रोपाइलर एंड। नीचे वाला क्या है? चलाजेल एंड। ओके। रितिका, फिर ये फर्दर हाँ सर, आगे चला जाएगा, एक ऊपर होंगे एक नीचे होंगे, फिर ये क्या बनाएगा? 2 ये बनाएंगे 2 ये बनाएंगे, बोलो ना। हाँ। अरे बोल तो भाई। फिर हाँ ये क्या सर। बनेगा? 2 से 4। रितिका, यस सर। हाँ 4 4 8 हो गया। फिर मैंने बताया कि एक हर हर एंड से, हर पोल से हाँ, बीच की तरफ सेंटर एक पे। ट्रेवल करेगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा क्या? 3 3 6 हाँ सर। और 2 8। दो। ये एक सेल हो गई, हाँ। 3 3 6 और एक 7 सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अरे बोलो तो सही। हाँ सर। फिर मैंने इस माइक्रोपाइलर रीजन को जब ये डेवलप हो गया था, उसको हम लोगों ने क्रॉस करके ऊपर नीचे करवा दिया था। तो चलाजेल एंड ऊपर चला गया, एंटीपोडल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और सिनर्जिड सेल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जहां पर माइक्रोपाइलर एंड में। तो माइक्रोपाइलर नीचे आ गया ना, और हाँ चलाजेल सर। एंड ऊपर चला गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मतलब सर को तंग करना जरूरी है ना? कोई नहीं, तंग कर लो। हाँ जी, सर तो बोलने वाले मशीन है ही, बोलते रहते हैं तो और सब पकवा लेते हैं ना। सो
एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड, इसमें कोई आप डाउट नहीं बताओ किसी के पास, अगर है तो बोल लो। यस डाउट है क्या? नहीं सर। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। अगर डाउट होगा ना मैं सबको पंखे में लटका दूंगा उल्टा, और ये एक अच्छा खासा पनिशमेंट होता है। सो अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनी। फिर यहाँ से हम लोग फिर अलग अलग बात करते हैं, डाइकोट को अलग बात करते हैं, मोनोकोट को अलग बात करते हैं। क्लियर है क्या? जो जाइगोट होता है जैसे डेवलप होता है, जो इनिशियल एम्ब्रायो होता है उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रायो। फिर ये कुछ ग्लोब्यूल का शेप लेता है, उसको क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। फिर कुछ ये हार्ट शेप लेगा, उसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रायो। देन फर्दर इट इज मैच्योर एम्ब्रायो। मैच्योर एम्ब्रायो, यस और नो? दिख रहा है क्या? हाँ, हाँ रितिका, तनुश्री, आप ध्यान से देखना। समर्थ, आर्यन, सब देखो। ये क्या है आपके पास? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बोलो ना। यस सर। डीजेनेटिंग सिनर्जिड है। ये वाला कौन सा? माइक्रोपाइलर और चलाजल? माइक्रोपाइलर। चला है। हाँ, चलाजल इधर है जो कि डीजेनरेटिंग एंटीबॉडल्स हैं। क्लियर है क्या? अब क्या होगा? जो आपका ये वाला पोर्शन था ये डेवलप होगा जाइगोट, इससे दो बनेंगे, फिर इस तरीके से कंटिन्यूसली करता जाएगा। तो ये जाइगोट हो गया, ये कुछ ग्लोब्यूल का शेप ग्लोब्यूल का शेप ले लिया। क्लियर है क्या? कुछ ये आप लोगों की तरह हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना दिया। कुछ लग रहा है कि हार्ट शेप है कि नहीं है? हाँ सर। दीज आर द सस्पेंसर सेल्स। कैसे हैं ये? सस्पेंसर सेल्स हैं। लेकिन ध्यान रहे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायग्राम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या शेप, किसको क्या बोलते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? सर सस्पेंसर सेल क्या होता है? सस्पेंसर सेल क्या होता है? मुझे लगा आप लोग पूछोगे नहीं, इसलिए मैंने इसको आपको बताया नहीं। सस्पेंसर सेल आपके पास क्या होता है कि बेसिकली इट इज द कनेक्टिंग सेल्स बिटवीन द व्हाट वी कैन से, जो आपके पास अपर वाले सेल्स होते हैं ना, जो ऊपर आपको दिख रहा है एक छोटा सा ग्लोब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर। हाँ सर। हाँ, जो टर्मिनल पोजीशन पे जो सेल्स होते हैं, जो एपिकल पार्ट्स पे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसल सेल्स या सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ और एक सर। जो उसके बॉटम साइड पे लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? एपिकल सेल या टर्मिनल सेल या इम्बेरनल सेल। दोनों में डिवीजन होता है। क्लियर है क्या? यस सर। और इम्ब्रायोनल सेल डेवलप करेगा और क्या क्या बनेगा? डिफरेंट डिफरेंट शेप वाला एम्ब्रायो बनेगा। बोलो, हाँ। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो मतलब वो दोनों को बस कनेक्ट करता है क्या सस्पेंसर सेल्स? हाँ हाँ, जो यहाँ पर थे ना आपके पास, ये कुछ कुछ यहाँ वाले सेल्स होंगे, कुछ यहाँ वाले होंगे। तो यहाँ वाले सेल को क्या बनाया? सस्पेंसर सेल बनाया। नीचे वाला क्या बनाया आपके पास? एम्ब्रायोनिक सेल बनाया। क्लियर है क्या? एंड दिस इज द प्लूम्यूल। बोलो ना। these are the cotyledons, these are the radicals। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट बनेगा ना। रूट। प्लूम्यूल से क्या बनेगा? शूट। शूट। एंड दिस इज द मैच्योर एम्ब्रायो। डाइकोट के हैं इसलिए दो कोटाइलेडन है। एक इससे अच्छा और आपका और डायग्राम है, शायद ये डायग्राम रितिका को पता होगा। पता है क्या रितिका आपका डायग्राम? हाँ सर। कैसे पता? सर वो डीपी में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, आपको पूछा था मैंने। नहीं, मैं किसी और वजह से पूछा, चलो कोई नहीं। तो कुछ सेम चीज का वो डायग्राम यहाँ पर भी है। ये फर्टिलाइज एम्ब्रायोसाइक है, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स भी है, सस्पेंसर सेल्स भी हैं, और ये क्या है? रेडिकल है जिससे रूट बनेगा। ये कोटलेटेंस है, प्लूम्यूल है, दिस इज द मैच्योर एम्ब्रायो। क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट? नहीं।
हाँ, आपके पास टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म में बात कर रहे थे ना? बात कर लिया था। हाँ, ये आपके पास 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होते हैं। एक होता है हेलोबियल, ये आपके काम की चीजें है नहीं, इसको छोड़ो आप। एक होता है न्यूक्लियर टाइप, एक होता है सेलुलर टाइप। तो न्यूक्लियर टाइप का डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होता है, बोलो ना। ये आपका एम्ब्रियो हो गया, बीच में क्या होती है, बोलो? फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती है, जो कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है। क्लियर है क्या? लेकिन सेलुलर टाइप में क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर ले लेगा। क्लियर है क्या? और जो हेलोबियल है, ये दोनों के बीच बीच वाला है, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा इसका, मीन्स थोड़ा सा सेलुलर थोड़ा सा न्यूक्लियर। क्लियर है क्या? बोलो ना। हाँ सर, समझा। हाँ, तुम लोग बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो में। इसमें क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और 2 कोटिलेडन होगा। क्लियर है क्या? सो द पोर्शन अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन, उसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। बोलो, विच टर्मिनेट्स एट द प्लूम्यूल और द स्टेम टिप। मींस कोटिलेडन के ऊपर तो एपिकोटाइल, उसके नीचे तो हाइपोकोटाइल। बोलो ना। तो हमने रेफरेंस लिया किसको, कोटिलेडन को। पोर्शन अबव एम्ब्रियोनल एक्सिस, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन। जैसे मैं डायग्राम दिखाऊं आपको, हाँ दिख रहा है क्या? ये क्या है, ये आपके पास क्या है, कोटिलेडन है कि नहीं है? उसके नीचे वाला क्या होगा, हाइपोकोटाइल। उसके ऊपर वाला रीजन क्या होगा, एपिकोटाइल। बोलना। जो कि एंड अप होगा किससे, प्लूम्यूल से या फिर शूट टिप से। और हाइपोकोटाइल एंड किससे होगा, दिस इज द रेडिकल, जहां पर वो किससे एंड अप होगा, कवर्ड बाय रूट कैप। बोलो ना। क्लियर है क्या आप लोगों को? ये कोई डाइकोटाइलेडनस वाला सीड है, बोलो तो यार। हाँ सर। डाइकोट के ये एम्ब्रियो हैं, बोलो ना। हाँ, so the portion of embryonal axis above the level of cotyledon, that is known as epicotyle, which terminates at a plumule, और we can say जिससे स्टेम का फॉर्मेशन होगा या स्टेम टिप बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल ना, या प्लूम्यूल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, प्लूम्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट है द सिलिंड्रिकल पोर्शन which is below the level of cotyledon, that we call as hypocotyle, that terminates at the lower end in the radical or in the root tip, in the form of radical or root tip। इतना क्लियर है आप लोगों को क्या? and root tip is covered with a root cap, root tip is covered with a root cap। और root cap के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कहां पर, morphology as well as anatomy of flowering plants, yes or no? यस सर। हाँ सर, पढ़ा है। कोई डाउट किसी का आप लोगों को क्या? अरे बोल तो सही। सर कोलियोप्टाइल को वापस समझाओगे आप एक बार? कोलेप्टल दोबारा आएगा अभी। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोकोट के एम्ब्रियो के बारे में। मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या होगा, 2 कोटिलेडन होंगे ना? नहीं सर, 1 कोटिलेडन। हाँ, इसलिए नाम है मोनोकोट। क्लियर है क्या? अच्छा, जो मोनोकोट के एम्ब्रियो होते हैं, क्योंकि इनके पास एक ही कोटिलेडन होता है, इसलिए ग्रास फैमिली में जो जनरली क्या होता है, मोनोकोट्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। याद रहेगा, इट इज द कोटिलेडन ऑफ मोनोकोट सीड। बोलो ना, that we call as cotyledon, that is the scutellum। और इनका शेप कैसा था, शील्ड जैसा, it is shield shaped, that is scutellum। lower end of embryonal axis has a radical as well as root cap।
जो वो रूट कैप होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा बोलते हैं, विच इज द अनडिफरेंशिएटेड शीथ। बिना डिफरेंशिएटेड क्या है, एक लेयर है, दैट वी कॉल एज कोलियोराइजा। बोलना, बोलो तो सही यार। हेलो। यस हाँ सर, यस सर। सर। हाँ, कि जो आपके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, ऊपर क्या होगा, रेडिकल होगा, नीचे क्या होगा, ऊपर क्या होगा, फिलोमिल, नीचे क्या होगा, रेडिकल, और यहीं से में जो नीचे कवरिंग होगी, दैट इज द अनडिफरेंशिएटेड शीथ दैट वी कॉल एज कोलियोराइजा। सो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of attachment of scutellum, जो कि कोटलेडन है, इसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल। An epicotyle has a short apex and a leaf primordia enclosed in a structure that we call as coleoptile. बोलो ना, ये किस में होते हैं, मोनोकॉट्स में होते हैं। कोलियोप्टेल एपिकोटाइल। मैंने बताया कि जो हर एम्ब्रियो में कुछ ना कुछ एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, जिसके थ्रू वो डेवलपमेंट करता है। ऊपर वाला क्या होगा, पुलिमिल, नीचे वाला क्या होगा, रेडिकल। हाँ, मैंने बताया कि जहां पर उसका क्या है, कोटलेडन है, क्या है, कोटलेडन है। सो द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of attachment of scutellum, scutellum क्या है, कोटलेडन। तो वो रीजन, फॉर एग्जांपल ये क्या है, स्कूटेलम है, मींस कोटलेडन है, इसके ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो रीजन जो कि कोटलेडन के ऊपर है, क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। बोलो ना। हाँ। ये जो आपके पास एपिकोटाइल है, इनके पास एक छोटा सा एपेक्स टाइप का एट द एंडिंग पार्ट, that is leaf primordia, initial leaf enclosed in a hollow foliar structure, means foliar is used for leaf, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल बोलेंगे। बोलना, क्या बोलेंगे, कोलियोप्टेल। सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, एक खास बात है, कस्कटा एंड सेंटेलम, चंदन, इट लेक्स कोटलेट, इनके पास कोटलेटन नहीं होती। Early stages of embryo development are similar to in both as well as monocot and dicot. Up to globular stage तक दोनों में सारी चीज सेम होती है, उसके बाद दोनों में डिफरेंशिएट होती है। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ, ये आपका हो गया डाइकोट, मोनोकोट का, दैट इज ग्रास एम्ब्रायो। ये हो गया रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा। ये क्या है, रिड्यूस कोटलेडन, that we call as epiblast, and this is the shoot apex, it is the coleoptile, yes or no, and this is the scutellum। बोलो ना। सर खाली ऊपर वाले पार्ट को स्कुटेलम कहते हैं कि पूरा जो वो एक्सटेंशन है सब पूरा ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा, that we call as स्कुटेलम। कोटलेडन। देखो कोटलेडन दो होती ना, अगर कुछ इधर भी होती, लेकिन इधर है नहीं ना, इट इज द रिड्यूस्ड कोटलेडन। अगर ये होता तो फिर ये क्या होता, डाइकोट होता, ऐसा है नहीं ना, हाँ नहीं फिर भी एक ही है, दैट इज द कोटलेडन। क्लियर है क्या? कोलियोराइजा क्या होता है? कोलियोराइजा क्या होता है, वापस बता सकते हो क्या मुझे? रूट कैप का वो अनडिफरेंशिएटेड लेयर, अनडिफरेंशिएटेड शीट, उसको हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजा, जो उसको कवरिंग करती है। ठीक है सर। समझा? हाँ। वापस से समझाओ ना सर। कोई और भी है क्या? वापस से समझाओ ना सर, जो अभी। वो तो ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। कोई और भी है जिसको जो डाउट है इसमें? जब बोलता हूँ तब सुनते नहीं हो, जब बोले तो तब बोलते हैं कोई। और कोई बोलो। नहीं है सर। हाँ, मैंने बताया कि आपके पास क्या है, रेडिकल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक पार्ट नीचे होगी, एक पार्ट ऊपर होगी। ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूमिल बोलेंगे, नीचे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। रेडिकल में क्या होती है, एक रूट कवरिंग होती है, एक रूट कैप होती है, जो कि उसको पेनिट्रेशन में उसको हेल्प करता है और उसको इंजरी से बचाता है।
उस रूट कैप के आउटर रीजन में कुछ अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है, अनडिफरेंशिएटेड एक लेयर ऑफ सेल्स होती है, दैट वी नॉन कॉल एज कोलियोराइजा। उस अनडिफरेंशिएटेड शीट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? हेलो। नहीं है सर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक लिखो सीड। लिख रहे हो क्या? ये लिखना है या इसको छोड़ देते हैं यहीं तक हम लोग? नेक्स्ट क्लास में खत्म करके हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ सर। ओके सर। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। और नेक्स्ट क्लास के लिए सीड्स और उसके आगे तक सारा कंप्लीट बुक पढ़ के आना है। तो मेरे को ना वो जो सीड लिक्विड वाला Seed एंडोस्पर्म का पार्ट था ना सर, हाँ, तो वो कैसे था? वो मेरे को नहीं समझा वो डायग्राम में। फिर जब मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, तब आप लोग कहाँ होते हो? कहीं और? सेलुलर वाला। सर सुनो सर, मतलब मैं करीबन आधा घंटा लेट था ना मैं, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दो क्या? ठीक है, मैं डाल दूंगा। ठीक है। किसमें डाउट है? ये मोनोकोट में, डाइकोट में? सर नहीं सर, पीछे कोकोनट का था ना। हाँ सर, ये आगे वाला ये तो डायग्राम थी ना, देखो आगे और एक। ये हाँ ये। अरे यार, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको। आपने कोकोनट देखा है क्या? हाँ खाया है क्या? हाँ। बस ये वही है। क्लियर है क्या? फिर वो ब्लैक ब्लैक ऐसे सेल साइड में क्यों लगाया हुआ है वैसे? ये एंडोस्पर्म सेल हैं जो कि सेलुलर के फॉर्म में है, जो आपको दिख रहा है। बीच में होते हैं वाटरी फॉर्म। और सब बीच में लिक्विड होगा ना फिर? हाँ, और तो ये होता है लिक्विड, एम्ब्रायो। तो लिक्विड कहाँ से है फिर? लिक्विड नहीं दिख रहा भाई। तो मतलब वो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा क्या? हाँ, मीन सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो कर्नेल बन जाएगा। अच्छा ठीक है सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। थैंक सर यू। आप आज पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ, अभी मैं कर देता हूँ। सर और कौन से डायग्राम्स बनाने कौन से नहीं बनाने वो भी बता दीजिए ना। आप लोग मोनोकोट डाइकोट का बना लेना और इम्ब्रा का बना लेना। सर डायग्राम मोनो बता सकते हो सर कौन सा एग्जैक्ट? मोनोकोट, डाइकोट और इम्ब्रायो, ठीक है? सर हाँ सर। आप जो पीडीएफ भेजोगे वो लिखने का है? हाँ, वो लिखना है ना, वो नोट्स है। ओके। हाँ, एज इट इज जैसे मैंने लिखा है। फिगर 2.13, फिगर 2.14 पूरा। आप यहाँ पे दिखा दो ना फिगर्स जो बनाने हैं। फिगर 2.14, फिगर 2.13 एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट डायग्राम, इसमें जो जितना भी दिया हुआ है। क्लियर है क्या? हाँ सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय Nice. सर। बाय सर।